गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रीट्स में। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारे साथ शो में रहेंगे राजेश पालवी और कविता जैन। पिछले शो से सुदीप शाह जुड़ेंगे और उसके अलावा श्रीकांत चौहान अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे बिग मार्केट वॉइसेस में। फंडामेंटल्स के लिए कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी और टेक्निकल्स के लिए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। इनसे होगी एक खास बातचीत। लेकिन एक बार आप जरा दो इंडेक्स लेकर आइए, एक तो बैंक निफ्टी और एक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। आज एक फीलिंग आ रही है, अब ये हो सकता है कि फीलिंग गलत हो, लेकिन एक फीलिंग आ रही है कि आज कुछ मार्केट में मंगल होने के चांसेस हैं, खासतौर से बैंक निफ्टी में। और ये 400 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी लग रहा है। अगर कल का हाई क्रॉस करता है 47,854 का, तो जो बाकी की शॉर्ट कवरिंग है वो भी पॉसिबल है। और निफ्टी भी अब 22,422 पर, और निफ्टी में भी इंटरेस्टिंग है अगर हम 22,450 के ऊपर निकलते हैं तो। लेकिन फोकस बैंक निफ्टी पर रखिए, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में जिस तरीके से HDFC बैंक मूड में है, ये फिजल आउट होने वाली रैली लग नहीं रही है मुझे। ये शॉर्ट कवरिंग बड़ी वाली लग रही है। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी रखिएगा स्क्रीन पर, इसकी भी वीकली एक्सपायरी है आज। ये इंडेक्स 21,042 पर, 21,100 पर सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है, और आज का हाई 21,070। तो अगर 21,070 पे 80 क्रॉस होने लगा तो मेरे ख्याल से शायद इंटरेस्टिंग कवरिंग आ सकती है वहाँ पर भी। खैर, कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग मेरे लिए है HDFC बैंक, विदाउट अ डाउट अब 2.5% ऊपर। और ये एक शानदार मोमेंटम इस समय स्टॉक में। इसी ने सपोर्ट किया, और कुछ मदद मिली रिलायंस से, कुछ मदद मिली ICICI बैंक से, कुछ मदद मिली TCS से। इसकी वजह से मार्केट राइट नाउ एट डेज हाई। वीरू जी, मार्केट्स एट डे हाई, स्पेशली बैंक निफ्टी। और इस बीच यस, डे हाई पर आ गया बैंक निफ्टी। और लिस्टिंग RK स्वामी, एग्जैक्टली इशू प्राइस था 288। एक बार उसके विजुअल्स को देखते हैं। और इस बीच कुछ कॉल्स भी ले लेते हैं। मेरे ख्याल से समय तो बाकी काफ़ी कम रह गया है, अब हार्डली अगर आप देखें तो 15 सेकेंड रह गए हैं। भारत हाईवेज को देखते हैं। ये करीब करीब 100 रुपये का इशू प्राइस था। दोनों के विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे। भारत 100 रुपये का इशू प्राइस था, और RK स्वामी का अप्रॉक्सीमेटली 288, जहाँ पे उन्होंने करीब 425 करोड़ रुपये जुटाए थे। आइए इनकी लिस्टिंग को देखते हैं। RK स्वामी 30 रुपये नीचे, यानी करीब करीब 11% नीचे। और भारत हाईवेज को लेके आइएगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है। RK स्वामी तो काफ़ी ख़राब लिस्टिंग, करीब करीब 11% नीचे इस पर ट्रेड करता हुआ, और ये निराशाजनक लिस्टिंग हुई। अभी यहाँ पे इसके प्राइस मेरे पास नहीं आ रहे, मेरे पास स्क्रीन पे भी कोड्स नहीं है इसके, तो एज ऑफ नाउ मैं आई थिंक इस पर कंफर्टेबल नहीं हूँ बात करने में। बट RK स्वामी की लिस्टिंग काफ़ी ख़राब, 288 के इशू प्राइस के अगेंस्ट लगभग 230 पे ट्रेड करता हुआ। खैर, अभी काम करते हैं, पैनल से यहाँ पे कॉल्स लेना शुरू कर देते हैं। कविता जैन, राजेश पालविया, सुदीप शाह और साथ ही साथ श्रीकांत चौहान मौजूद हैं हमारे साथ। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। आपके दो कन्वर्शन आइडियाज इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि नो डाउट कि बैंक निफ्टी में काफी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बना है, और ओवरऑल पैटर्न इज सजेस्टिंग एज दैट कि इसमें और भी हम रैली देख सकते हैं। बिल्कुल स्पेसिफिकली हमें लगता है कि इंडसइंड बैंक को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, जो 1552 1555 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार वापस से 1600 1610 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 1530। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि HDFC बैंक, जिसके ऊपर अभी अनुज भी चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी काफी अच्छा एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और ये भी स्टॉक एक बार 1490 से लेकर 1500 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से HDFC बैंक को भी लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें 1440 का। HDFC बैंक पे बाय कॉल, और HDFC बैंक नाउ एट डे हाई। निफ्टी बैंक है धीरे धीरे, अगर आप देखें, जिसे कहते हैं ना, अभी शुरुआत में एकला चलो थे HDFC बैंक और ICICI बैंक, फिर कोटक का सहारा मिला, फिर एक्सिस का सहारा मिला। नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि डिलीवर करता हुआ, और SBI भी इस मोमेंटम में शामिल होता हुआ। और मेरे स्क्रीन पे अब इस वक्त इंडसइंड बैंक पे, मतलब अभी श्रीकांत ने कमेंट किया, इस पर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। सुदीप, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के।
वीरू जी मेरा पहला ट्रेड है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक बुलिशनेस हम सुबह से देख रहे हैं, और आईसीआईसीआई बैंक भी पिछले हफ्ते 10 दिन से एक अच्छे मोमेंटम में था। 1020 1025 से एक अच्छा रैली स्टॉक ने 1110 तक दिखाया था। उसके बाद ये तो एक कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग आया। अब मुझे लग रहा है फिर से 10 डेमा को सपोर्ट लेके यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो 1070 के स्टॉप लॉस से 1110 का टारगेट मुझे आईसीआईसीआई बैंक में नजर आ रहा है। और दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में है वो है टीसीएस। अब टीसीएस में हमने देखा है कि आज जो ब्रेकआउट आया है उसके उसके वजह से स्टॉक ने जो अपना फरवरी का जो एक स्विंग हाई जो था 4184, अब स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, और डेली वीकली मंथली सभी टाइम फ्रेम में स्टॉक एकदम स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से टीसीएस भी सपोर्ट करेगा निफ्टी को, और 4140 के स्टॉप लॉस से 4300 के टारगेट के लिए टीसीएस बाय कर सकते हैं। ओके, टीसीएस आज टीसीएस ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था मॉर्निंग में ही, अच्छा मूव था वहाँ पे। अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? सो बैंक्स में एक अच्छे मोमेंटम बनते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर भी ध्यान देना चाहिए। वंस ये काउंटर 81 के लेवल के ऊपर निकलता है, मुझे लगता है 8250 83 के प्राइस टारगेट के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 79 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अनदर काउंटर में पोजिशनल सेटअप के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज एचडीएफसी लाइफ। वहां पर एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है लिटिल पोजिशनल सेटअप इसे देखें, 655 665 के प्राइस टारगेट प्रोजेक्ट होते हुए दिखते हैं। यहाँ पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव दिस काउंटर में मूव अप टू 640। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। फॉर डे पर्सपेक्टिव 624। आज एक ट्रेंड डे की तैयारी कर लीजिए। हालांकि मिड कैप मार्केट अभी भी ख़राब है, लेकिन आज बैंक निफ्टी अब 47,800 की दहलीज पर जो हम डिस्कस कर रहे थे कि शायद 10 बजे की ट्रेड तक हम कल का हाई निकाल लें 47,795 अब, और कल का हाई था 47,854। कल का हाई क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि कल ब्रेकडाउन आया था, मिनी ब्रेकडाउन, तो अगर किसी ने भी शॉर्ट किया होगा तो वो कल के हाई को नॉर्मली एक स्टॉप लॉस बना के रखेगा। तो इसके लिए ज़्यादा दूर है नहीं अब उससे हम 47,785 पर इस समय। राजेश जी, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की? काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बैंकिंग स्टॉक्स में बना है, जिसमें कि एचडीएफसी ने सिंगल हैंडेडली ये मूव को यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, और ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं बैंकिंग स्टॉक्स। और बैंक निफ्टी में काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग जो कि सारे कॉल राइटर्स की देखने को मिल रही, टूवर्ड अप टू 48,000 तक भी अगर हम देखें तो डेटा में आज काफी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से एक अच्छा लीडरशिप आज यहाँ पे लीडिंग पोजीशन में रहेगा, और बैंकिंग स्टॉक्स में एचडीएफसी बैंक जो कि ऑलरेडी डिस्कस हुआ। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे रिलायंस पे भी फोकस करना चाहिए। रिलायंस में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, और जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना है ओपनिंग के बाद से, हमें लगता है रिलायंस भी एक अच्छा कंट्रीब्यूटर रहेगा ये अपवर्ड मोमेंटम में। आज 3,015 3,020 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलायंस में, तो रिलायंस फ्यूचर पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा 2955 का। और जो दूसरा स्टॉक हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है वो रहेगा भारतीय एयरटेल का। ये स्टॉक में भी एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है, और ये यहाँ पे भी एक अच्छी स्ट्रेंथ ऑलरेडी अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम बनी हुई है। भारतीय एयरटेल पे भी बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए 1235 1240 की तरफ। स्टॉप लॉस होंगे करीब 1190 के आसपास। अनुज, जो बैंक निफ्टी ने आज किया, मुझे इसकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। ये अपने साथ ऑल टाइम हाई पे या फिर 52 वीक हाई पे या फिर ऑल टाइम हाई पे सबको नहीं ले जाता। एक बार लपेट के नीचे सबको छोड़ के जाता है, और आधों को ऊपर ले जाता है, आधों को नीचे छोड़ के जाता है। क्या ये वैसा ही सेशन था आज का? हाँ, लग रहा है। अब देखिए 20 डेमा क्या होता है, 10 डेमा क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन आज इंडिसेस ने दे दी है। 100% दे दी वीरू। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको अगर मैं कल के हमारे क्लोजिंग शो की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, हमने कल एक व्यू लिया था कि एक दिन और देके देखेंगे लार्ज कैप्स को, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को। क्योंकि कल जिस तरीके से मार्केट क्लोज हुआ था, भले ही क्लोज कल का ख़राब था, लेकिन क्योंकि हम इतने क्लोज सपोर्ट के इतने करीब बंद हुए थे, और नॉर्मली पहला टेस्ट जो होता है 20 डेमा का वो सक्सेसफुल होता है, मार्केट डिफेंड करता है उसको। अभी भी मैं लेकिन ये कहूँगा कि ये वाली रैली जो है ना, पिछली वाली रैली से ख़राब है। पिछली वाली रैली बहुत अच्छी थी, पिछली वाली रैली में हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा था। ये सिर्फ इंडेक्स वाली रैली है। ये जो पिछले 15 दिन में जो हुआ है वो सिर्फ इंडेक्स वाली रैली है।
स्टॉक्स वाली नहीं है। स्टॉक ब्रेड अभी भी ख़राब है। मार्केट ब्रेड देखिए 1:3 का अभी भी। ऑब्वियसली वो इम्प्रूव होगा धीरे धीरे इंट्राडे में, लेकिन अभी भी वो ब्रेड उतनी मतलब अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए इस तरीके की मार्केट में। लेकिन खैर वो फेजेस है मार्केट के। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि इंडेक्स में अब तक पोजिशनल शॉर्ट नहीं ओपन हुआ है। इंडेक्स में अभी भी जो ट्रेड है वो बायस जो है वो बाय ऑन डिप्स का ही है, एटलीस्ट निफ्टी और निफ्टी बैंक में, जब तक कि वो हम उन एवरेजेस के नीचे बंद ना हो या सीरीज लो के नीचे बंद ना हो जब तक। बिल्कुल, और इंडेक्स ने एग्जैक्टिव दिखा दिया और क्या पुल बैक था। बट अनुज, अगर आपने सुबह सुबह ले लिया है इंडेक्स लोअर ट्रेजेक्ट्री पे और इतना कंफर्टेबल दोनों ही इंडस्ट्रीज पे ट्रेड मिल गया, तो क्या ज़रूरी है सेकेंड हाफ में फाइट करना या फिर यहाँ प्रॉफिट्स बुक कर लें एक बार के लिए? नहीं, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, वीरो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सिंपल है मेरे ख्याल से। अब ना आपको क्या करना है, हर 15 मिनट की कैंडल का एक लो का स्टॉप कर लें इंट्राडे में, क्योंकि पता है क्या है, ये अगर तो ये ट्रेंडे हुआ तो ये यहाँ नहीं रुकेगा, फिर बैंक निफ्टी हो सकता है आज 800 पॉइंट भी ऊपर हो जाए। ऑब्वियसली उसका तरीका क्या है, अब जैसे अब 47,750 पर आ गए ना आप, 47,700 के आसपास का एक स्टॉप रख लीजिए। अगर लग गया तो लग गया, फिर आप बाहर, तो भी आपने अच्छा खासा मुनाफा बना लिया, ठीक है ना। और अगर आपने 47,800 850 क्रॉस करना शुरू किया तो आप ऑब्वियसली उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। जब मैं कहता हूँ ना, कभी भी किसी ट्रेड में आप हो ना, वो एग्जिट डिसीजन ना मार्केट को लेने दें, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, दो चीज़ें सेट रखें और उसके हिसाब से लें। चलिए एक काम करते हैं वीरू, अब मार्केट फंडामेंटल्स पर चर्चा करने के लिए कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी जुड़े हैं। विकास के पास कैपिटल मार्केट में करीब 25 साल का अनुभव है। कार्नेलियन से पहले विकास 17 सालों तक ईडलवाइस से जुड़े रहे थे, और ईडलवाइस में वो हेड ऑफ एक्विटीज़ थे जब उन्होंने एक अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की थी। विकास जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये छोटे स्टॉक्स में आजकल काफ़ी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्या ये लॉजिकल है, और क्या ये एक थोड़ा सा वार्निंग साइन है कि अभी अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे शेयरों में बहुत ज़्यादा पैसा बना चुके हैं तो एक बार के लिए थोड़ा सा बुक कर लें, या फिर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है? आप कैसे देख रहे हैं इस करेक्शन फेज को? अनुज देखिए, बाहर मार्केट भी ये, इसमें सबसे बड़ा एक अंडरलाइंग फैक्ट ये है कि अब हम एक बुल मार्केट में हैं। बुल मार्केट में मिड और स्मॉल कैप जो शेयर्स होते हैं, जो थोड़े ज्यादा चलते हैं, ज्यादा रिटर्न देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उनमें ग्रोथ की दर ज्यादा होती है। और जबकि जो नए नए सेगमेंट्स, और कोई भी इकोनॉमी जब एक ट्रांसफॉर्मेशन की फेज में होती है, उस फेज में बहुत सारे नए सेक्टर सेगमेंट्स ऐसे उभर के आते हैं जो पहले होते ही नहीं है। तो एंड नेचुरली, बिकॉज वो इमर्जिंग सेक्टर और सेगमेंट्स होते हैं, तो वो सब नेचुरली मिड और स्मॉल कैप ही होंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 2-3 साल में आप देखेंगे तो छोटी कंपनियां ही बड़ी बन के आ रही है। तो इसलिए मिड एंड स्मॉल कैप को मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ, रिस्क की तरह नहीं देखता हूँ। ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल सी बात है कि कोई भी मार्केट में एक अप नीचे की साइकिल होती है। हमने पिछले 1-1.5 साल में अच्छा मिड एंड स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देखा, तो वो एक कंसोलिडेशन होना काफी जायज भी है। और थोड़ा ये बात भी है कि काफी पॉकेट्स हैं जहाँ पे एक्सुबरेंस हो गया, रिटेल मनी बहुत, हॉट मनी बहुत आ गई है। तो आई थिंक थोड़ा रेगुलेटरी बैकलैश भी हो रहा है। सेबी का भी न्यूज़ है, दे आर वाचिंग वेरी क्लोजली। सो सम जो थोड़े से अनडिजायर्ड एक्टिविटीज मार्केट में होती है, वो इस तरह का जब करेक्शन आता है तो वो क्लीन आउट होता है। वो एक बहुत अच्छी, एक मार्केट के लिए हेल्दी सिचुएशन है। मैं इसको बिल्कुल भी बुरा नहीं देखता हूँ। अगर मान लीजिए स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो एक बहुत अच्छी बात है स्ट्रक्चरली मार्केट के लिए। हाँ, ये जरूर कि कुछ समय मिड कैप ज्यादा चलेंगे, कुछ समय लार्ज कैप चलेगा। ये इंटरमिटेंट जो रोटेशनल थिंग है वो तो होती रहेगी। आज नहीं, पहली बार भी नहीं हुआ, पहले भी हुई है और आगे भी होगी। तो इससे मैं कोई एक बहुत बड़ा, इसको बहुत बड़ी, न कोई रिस्क मानता हूँ, न कोई बहुत बड़ा फैक्टर जिसको आप देख के अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको अच्छे कंपनी में, अच्छे मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होल्ड करके रखना है। 10% के करेक्शन के लिए कोई आदमी बेच के वापस, मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी वापस आ सकता है एक लॉन्ग टर्म स्टोरीज में। तो उसमें आपको खाली पोर्टफोलियो में चर्न होता है। मेनी टाइम्स आप पोर्टफोलियो का आइडियाज मिस कर लेते हैं। तो आप उसको कभी, पैसा बनता है इसको आप 5 साल, 10 साल, 15 साल स्टॉक को होल्ड करें, जहाँ पे कंपनी मिड एंड स्मॉल बड़ी बने। वो हमारा एक, मेरा मेरा हमेशा मानना रहता है कि जो भी छोटी कंपनी में इन्वेस्टर्स है उनको ऐसा सोचना चाहिए। ओके, तो अब इस समय विकास आप कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं मार्केट में? क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आपको भी काफ़ी इन्फ्लोज आ रहे होंगे इस समय। इन लेवल्स पर आपके हिसाब से, स्टॉक स्पेसिफिक ऑब्वियसली आप बात करेंगे नहीं, लेकिन थीम्स, क्या मेन थीम्स होंगी इस समय?
नए थीम वैसे कुछ है नहीं, मतलब सेम ही थीम्स हैं जिनमें, क्योंकि अल्टीमेट इंडिया स्टोरी तो वही है, कोई नई नई आ नहीं रही है। पर हाँ, ये है कि जैसा कि हमने काफी बार डिस्कस भी किया है कि बीएफएसआई पिछले कुछ सेगमेंट में बैंक्स काफी कंसोलिडेट हुई थी, तो आई थिंक वहां पे अभी भी हमें तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग एज ए सेगमेंट जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के बीच में रहता है, वहाँ पे हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं। हमने पिछले 3, 4, 5 महीने में काफ़ी केमिकल स्टॉक जहाँ पे काफ़ी करेक्शन हो चुका था, वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई है। फार्मास्यूटिकल के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं, जहाँ पे आज भी वैल्यूएशन के साथ गिवन देयर ग्रोथ कम्फर्ट रहती है। तो तो सेगमेंट्स हैं आईटी के अंदर, इन बिटवीन काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है। हम जिस रादर देन एक ब्रॉडर थीम को देखने के बजाय हम देखते हैं कि कंपनी मैनेजमेंट और वैल्यूएशन तीनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पे भी आता है, हम उसमें करते हैं, और मुझे लगता है आज भी वैसी आइडियाज़ मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, ये कहना गलत होगा। पर हाँ, आपको अपना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपको जो क्या बोलते हैं फैड स्टॉक्स है, फैड सेक्टर्स है, थीम्स है, उनसे आपको दूर रख के या फिर नॉइज़ से दूर रख के आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से स्टॉक्स ढूँढने पड़ेंगे। विकास जी, फार्मा पे आपका कन्विक्शन बहुत था। मैं पिछले लास्ट 3-4 इंटरेक्शन में मैं कह भी चुका था और आप स्वीकार भी कर रहे थे कि यहाँ से भी और पैसा बनेगा। और आप देखिए लास्ट अप्रैल से लेके अब तक वो 12,000 का इंडेक्स आज 19,000 की ट्रैजेक्टरी में खड़ा है। एंड स्पेशली जिस प्रकार से यूएस में डिमांड है इस वक्त और वहाँ पे जो डेफिसिट है मेडिसिन का, आपका व्यू अभी यहाँ से फार्मा और मूव दे, और आपको इस बात के पोटेंशियल्स कितने हैं? फार्मा सेक्टर बड़े समय बाद वापस आया है, तो जिस तरह का भी ऐसे रिवाइवल होता है तुरंत हो जाए, तो मुझे लगता है अगले 3-4 साल के अंदर एक अच्छी इसमें रिटर्न देने की संभावना है। उसको मद्देनजर रख के इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट में टर्न अराउंड तो अभी थोड़ा चालू ही हुआ है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। प्लस इंडियन फार्मा कंपनीज के अंदर भी नए-नए दूसरे आयाम खुल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर अच्छा रहेगा, और रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से आज भी मैं मानता हूँ कि बहुत महँगे नहीं है। अगर आप इसको कंज्यूमर सेगमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो आज भी फार्मा सेक्टर डिस्पाइट हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल आर ट्रेडिंग चीपर। अच्छा, मतलब फार्मा पे आपका व्यू हो गया, स्टिल आप लॉन्ग हैं, मतलब आपका कोई कन्विक्शन में एक पैसे की कमी नहीं है। एक और स्पेस जो कि आपका बखूबी पैसे बना के दे गया, और इस अर्निंग सीजन में जब प्राइवेट बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे, कुछ कोलैप्स हो रहे थे, अब नाम मैं जिक्र नहीं करूंगा, पीएसयू बैंक्स ने डिलीवर किया। लीडरशिप इस बार एसबीआई के हाथ में थी एट ऑल टाइम हाई। अभी भी फेवरेट आगे की कुछ क्वार्टर्स तक यही रहेगा बैंक्स में आपके मुताबिक? बैंकिंग पूरा सेक्टर चलेगा, बट आई थिंक पीएसयू बैंक्स के अंदर जो एक री-रेटिंग की संभावना री-रेटिंग हुई है और आगे भी होने की संभावना है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स के अंदर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली 3 प्रॉब्लम रही है। एसेट क्वालिटी, गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। उसकी वजह से ये सारा सेगमेंट्स डिस्काउंट पे ट्रेड करता था, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 2.5-3 टाइम बुक पे ट्रेड करती थी, ये 0.5, 0.4, 0.3 पे ट्रेड करता था, राइट? सो वेरी बिग, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स का बड़ा फर्क था। तो आप देखेंगे तो इन्हीं तीनों तीनों बातों पे एसेट क्वालिटी पिछले 5 साल में काफी कुछ प्रोविजनिंग होके पूरी बैंक की बैलेंस शीट एब्सोल्युटली स्क्वीकी क्लीन हो गई है। गवर्नेंस की आप बात करेंगे तो अभी जो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम हुई थी डायरेक्टेड लेंडिंग की वजह से, अभी सरकार का इंटरफेरेंस बैंकों के ऑपरेशन में बहुत कम है। उसकी वजह से आप देखेंगे तो, और आज सब बैंकों के टॉप पे बढ़िया-बढ़िया हाई क्वालिटी सीईओज को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, जो बैंक में ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी ला रहे हैं। तो गवर्नेंस को बहुत अच्छे से एड्रेस किया गया है पिछले 5-7 वर्षों में। और तीसरी रही बात टेक्नोलॉजी की, तो आप 10 साल पहले देखेंगे तो टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना पड़ता था। इट वाज़ अ बिग डिफरेंशिएटर। पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ प्लग एंड प्ले। आप यू कैन बाय, एवरीबॉडी यूज़ द कोर फिनेकल, एंड उसके ऊपर जो आपकी प्लग एंड प्ले है वो काफ़ी अवेलेबल है। तो सारे बैंक्स ने पिछले कुछ सालों में 1000, 2000, 3000 करोड़ रुपए खर्चे किए हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये तीनों कारणों से जो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक है, काफ़ी हद तक कम हो गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक की जो रीच है, नेटवर्क है, उसको आज भी शायद बीट करना मुश्किल है। तो ये जो नैरो डाउन हुआ है, उसकी वजह से हमारा पीएसयू बैंक खरीदने का कभी भी कारण ये नहीं था कि वो सस्ते हैं। हमारा ये कारण था बिकॉज़ ऑफ ये ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सरसाइज की वजह से इनकी सबकी री-रेटिंग होगी, एंड मुझे लगता है काफ़ी हद तक री-रेटिंग हो गई है, पर अभी भी जर्नी बाकी है। आने वाले कुछ समय में री-रेटिंग और अर्निंग ग्रोथ आप दोनों को लेंगे, तो एक अच्छा पैसा पीएसयू बैंक्स में यहाँ से भी बनेगा। ओके, अच्छा, डिफेंस पर आपका क्या व्यू बन रहा है विकास? आपने पोर्टफोलियो में डिफेंस स्टॉक्स लिए थे, काफ़ी पैसा भी बनाया था।
डिफेंस अगेन इज अ गुड सेक्टर, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। स्ट्रक्चरली वी ऑल नो कि इसमें बहुत बड़ी पैमाने पे पैसा खर्चा किया जा रहा है, और सरकार का भी बड़ा फोकस है। डिफेंस में खाली एक इतना ही चैलेंज है कि आपको सही कंपनी सही वैल्यूएशन में मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक वैसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत बड़ी फैड चल रही है, सबको इन्वेस्ट करना है, स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है, डिफेंस के फंड भी आ चुके हैं। उस वजह से क्या स्टॉक्स काफी महंगे हो गए। तो आपको जो रिस्क रिवॉर्ड के साथ मिलने वाले स्टॉक्स बहुत कम हैं, एंड इसलिए मैं तो सबको यही कहूंगा कि भले अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक कोई भी भाई एनी प्राइस यू कैन बाय। इफ यू बाय एट एनी प्राइस, योर आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट मे नॉट बी आइडियल और मे नॉट बी डिजायरेबल। सो हम लोग इसमें हमारे पास डिफेंस के अभी बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स हैं, पर हम देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करें, पर हमको जब भी लेंगे जब हमको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए आज और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अनुज, लवली टॉक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया भी जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं मार्केट का टेक्सचर कैसा है। सुशील, गुड मॉर्निंग। मार्केट बाय मोड पर है, सेल मोड पर है, निफ्टी बैंक पर? पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे आजकल एक कहावत बड़ी पॉपुलर हो गई उस वेब सीरीज के बाद कि रिस्क है तो इश्क है, पर कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं मार्केट में कि इश्क है इसलिए रिस्क है। अब सबको तेजी लगती है और सिलेक्ट पॉकेट्स में जो बबल्स बन गए, जो इजीली आइडेंटिफाइड हो गए क्योंकि उनकी अर्निंग्स कम है, पी रेशियो बहुत बढ़ गए, पर जहां पर वैल्यूएशंस के बेसिस पर भी अगर आपको बबल नहीं लगता है तो एक बार स्पेक्युलेटिव बबल तो मुझे लगता है पूरी निफ्टी पे ही बन गया है। तो ये 100-200 पॉइंट की मारामारी न करके, क्योंकि मैं आपके साथ एक बार बात करता हूं, अगर पीसीआर ये निफ्टी की चार्ट दिखा पा रहा है तो देखिए मोमेंटम बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, मोमेंटम नहीं है, रोटेशन हो करके इंडेक्स ग्राइंड की तरफ। क्योंकि 22,700 का स्टॉप लॉस आप पकड़ लो, 1/3 हिस्सा हमने शॉर्ट ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को करवा दिया है। और जब ये नीचे वाली हरी रेखा टूटेगी, मैं देख नहीं पा रहा हूं स्क्रीन आपका, आशा करता हूं पीसीआर ने चार्ट दिखाई होगी, जब ये 22,180 के नीचे चला जाएगा तो हम एक बार के लिए 21,000 या 20,900 तक की एक बार की चाल को पकड़ेंगे। साथ पीछे देखिए, गोल्ड ने ऑल टाइम हाई पे एक ब्रेकआउट दे दिया, बिटकॉइन में तगड़ा करेक्शन शुरू हो गया जो रिस्क ऑफ का साइन है, और रिस्क ऑफ का साइन है गोल्ड का ब्रेकआउट। वॉल स्ट्रीट की दोनों इंडाइसेस चरमराई बैठी हैं बिल्कुल, और किसी भी टाइम वहां सेल ऑफ आ सकता है। तो 21,000 तक की निफ्टी को तो मैं डिप में ही गिनूंगा, क्योंकि अभी इलेक्शन के परिणामों की तेजी बाकी है। तो हो सकता है मई के महीने तक वॉल स्ट्रीट लुढ़कता ही चला जाए और भारत के बाजार 21,000 निफ्टी दिखाने के बाद वापस 23,000 हो जाए इलेक्शन के परिणामों तक। पर ये 6-7% की निफ्टी की मंदी में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है लार्ज कैप्स जो 10, 12, 15% एक झटके में घट सकते हैं। और जितना ज्यादा सारा संसार लिवरेज्ड है, ये 1000 पॉइंट का करेक्शन भी बहुतों को ले डूबेगा। तो यहाँ बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो अभी आपका बायस सेल का रहेगा फिर, या बाय, अभी कुछ बाय भी करना है या नहीं, अभी सिर्फ सेल करना है? देखिए, अलग अलग अवधियों के लिए, अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए आपको अलग अलग निर्णय करने होंगे। तो भले ही केमिकल्स के स्टॉक टेक ऑफ नहीं कर पा रहे और रोज रसड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा नीचे, वो 6 महीने के दृष्टिकोण से, 12 महीने के दृष्टिकोण से उनमें हमारी बाई बरकरार है। और जो त्वरित लाभ, तुरंत आकस्मिक लाभ की आकांक्षा जो सबको रहती है, तो जो मीडिया सेक्टर के, मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर के स्टॉक्स का बहुत डीप करेक्शन हो गया, चाहे अब जी के बारे में चारों तरफ कंप्लीटली नेगेटिव सेंटीमेंट है, जी की चार्ट बोलती है मैं उछलूंगी, तो हम सेंटीमेंट को नहीं देखेंगे, हम चार्ट की परिस्थिति को देखेंगे। तो अगर ट्रेडिंग करनी है या आपको बाई एंड होल्ड का सट्टा करना है, तो जहां फ्रॉथ है उसको छोड़ के, जहां कंप्लीट पेसिमिज्म आ चुका है, शॉर्ट टर्म में मीडिया एंटरटेनमेंट के अधिकतर स्टॉक्स में बाई सिग्नल है, और मीडियम टर्म में हम अभी भी केमिकल्स को छोड़ेंगे नहीं। बाकी आप चाहे जिस सेक्टर को शॉर्ट कर लो, 21,000 की डाउन मूव अगर आती है तो मुझे लगता है टाटा स्टील जैसा स्टॉक अगर 128 तक जाए और उसको भी तोड़ दे तो फिर 2 डिजिट्स में जा सकता है, भले निफ्टी खाली 1000 पॉइंट का करेक्शन देगी। फार्मा के लार्ज कैप स्टॉक्स बड़े करेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर स्पेक्युलेटिव बाइंग करनी है तो मैं हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट, ब्रिटानिया, नेस्ले ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग रखूंगा, क्योंकि जब जब बाजार में एक करेक्टिव फेज आता है, जिन फंड हाउसेस के पास स्पेयर कैश और उनको मार्केट में डालना ही है, वो
सेफ हेवन बाइंग आ जाती है और वो स्टॉक्स की फिर चार्ट एफएमसीजीज की इस तरह की भी पोजीशन मार्केट में जस्टिफाइड हो सकती है। ओके सुशील जी, एक ऐसा स्पेस जहां पे 4-5 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा है कि रिस्क लेना चाहिए, मतलब फॉर इंस्टेंस पिछले कुछ सेशंस में हमने टाटा केमिकल में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा। केमिकल ही एक ऐसा स्पेस है जब मेटल्स ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा था, फार्मा निफ्टी बैंक निफ्टी हाई क्रिएट कर रहे थे, ये बैकफुट पे था। अभी आपका व्यू केमिकल स्पेस पर क्या है? केमिकल्स में देखिए कोई सट्टा करने के लायक अप ट्रेंड तो स्टार्ट हुआ नहीं है, डाउन ट्रेंड परसिस्ट कर रहा है, बट डाउन ट्रेंड के अंदर में मोमेंटम नहीं है। लग रहा है ये बॉटम बनाने के फेज में है, तो जब तक बॉटम बन के अपटिक स्टार्ट नहीं होती, अग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते हैं। तो आप ये समझ लो हम 1/3 से लेके हाफ तक की क्वांटिटी अपने निवेशकों को ये सलाह लगातार दे रहे हैं कि इनमें छोटे छोटे एक्यूमुलेट पोजीशन रखिए, ट्रेडिंग मत करिए। ट्रेडिंग तब शुरू करेंगे इसमें जब इनमें क्लियर कट अप ट्रेंड आ जाएगा। तो केमिकल स्टॉक्स बहुत बड़ा सेक्टर है और उसमें जो भी सिलेक्ट स्टॉक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, नोसिल, इन तरह के स्टॉक्स में जीएनएफसी, इवन जीएसएफसी, ये सब अक्यूमुलेट जोन में है। और अक्यूमुलेट 1/3 से लेके आधी पोजीशन से ज्यादा अभी हम नहीं लेंगे। जब क्लियर कट अप ट्रेंड बन पड़ा होगा उनमें, हो सकता है निफ्टी के करेक्शन के बाद अप ट्रेंड बनेगा, और अगर निफ्टी के अंदर में 5% के करेक्शन में स्टॉक्स भी 2-4-5% और घट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, पर ये अक्यूमुलेट जोन में सारे। ओके, आज के कुछ रॉकेट कॉल सुशील, स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। देखिए अनुज, इस तरह के माहौल में, और देखिए सेबी चेयरमैन के जो टिप्पणियां अब जो आ रही हैं वो बिल्कुल सटीक हैं और बिल्कुल सामयिक हैं। मैं अगर कहीं रॉकेट दिखते भी है तो उनको रॉकेट नहीं कहना चाहता, पर जैसे मैंने आपको मीडिया एंटरटेनमेंट स्टॉक्स में कहा, 25% 40% भी कुछ कुछ छोटे वाले स्टॉक्स बढ़ जाए निफ्टी घटते हुए में, तो बहुत सिलेक्टिव रहना चाहता हूँ। चार्ट्स तो काफी सारी हैं जो लुभा रही हैं, पर वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, तो 12 महीने है, पर ये महीना मुझे लगता है इश्क ज्यादा ही है, इसलिए रिस्क ज्यादा ही है। एचडीएफसी बैंक लग रहा है कि बॉटम बना है यहाँ पर कुछ सुशील? अनुज, मैं आज के लिए मीडिया एंटरटेनमेंट स्टॉक्स के सिवा और कहीं पर भी कोई नया बाई इनिशिएट नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, नहीं बाय नहीं भी, नहीं बाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि बॉटम बना क्या है यहाँ पे? नहीं अनुज, मुझे लगता है कि आप अक्रॉस द बोर्ड सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में, चाहे वो मेटल्स हो, धुलाई हो जाएगी। मेटल्स की तो धुलाई लगता है। रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी, या जो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स कह लीजिए, रिलायंस की वजह से 2200 का रिलायंस आज 3000 के आसपास आ गया। तो बीपीसीएल को ही एक बार छद्म करने के लिए वापस एक नया हिस्सा बना दे। क्रूड घटेगा भी तब भी मेरे को लगता है रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी नहीं बचेंगी। तो एक्सेप्ट एफएमसीजी, जिसमें आईटीसी नहीं है। आईटीसी में मेरी आपसे बहस गलत थी, वो मैंने पिछले मंगलवार को समेट लिया। अब आईटीसी में भी सेल सिग्नल है। तो कुछ बैंक के स्टॉक्स, जैसे मान लीजिए बंधन बैंक, हम 6 महीने की डिलीवरी के लिए लेंगे, सट्टा करने के लिए नहीं लेना है। एचडीएफसी बैंक एक इंडेक्स में पॉजिटिव स्टॉक है, एफएमसीजी पॉजिटिव है, और न मेरे को ऑटो में कुछ भी लेना लगता है, बल्कि हम M&M में शॉर्ट सिग्नल ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, शॉर्ट पोजीशंस हैं, डिस्क्लोजर। और टाटा मोटर्स हो सकता है 2-4 दिन के लिए एक बार इंडेक्स को मैनेज कर ले, लास्ट में इसको भी अच्छा खासा करेक्शन देना पड़ेगा। 2020 में सीएनबीसी टीवी 18 पर आपकी मेरी जद्दोजहद हुई थी, ये 60 वाला 600 हो जाएगा और 600 का 1000 भी होगा। आज हम पहुंच चुके स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे, तो यहाँ मैं बहुत सावधान रहना चाहता हूँ। अभी मैं बहुत ज्यादा बहादुरी नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल याद है मुझे वो कॉन्वर्सेशन, 60 वाला 600 और 600 वाला 1000 यहाँ पर हुआ। शानदार मोमेंटम आया इसमें। अच्छा, ग्लोबल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? अगर बात कर लें हम फॉर एग्जांपल डॉलर के चार्ट के, क्रूड के चार्ट के, या नैस्डैक के चार्ट्स। तो संक्षेप में मैं वापस रिपीट करूंगा, बिटकॉइन जो क्रूड ऑयल और बिटकॉइन के कॉन्ट्रैक्ट्स रिस्क ऑन या रिस्क ऑफ के सबसे पहले अग्रिम संकेत देते हैं। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 17,000 के बिटकॉइन पे हमने लाख डॉलर की बात कही थी। हमने ऑलरेडी इसको ट्विटर पे पूरे वीडियो को पोस्ट कर दिया कि अब ये यहां से बिटकॉइन आधा हो जाएगा। क्रूड ऑयल का एक अंतिम नया लो 62 तक आ सकता है। तो रिस्क ऑफ का सिनारियो, जिसको कंफर्म गोल्ड का ब्रेकआउट कर रहा है। और यूएस इंटरेस्ट रेट्स, पावेल साहब जो है ना, वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं, वो ट्रेंड सेटर नहीं है। वो एक अलग ही किस्म के अजीब ही सेंट्रल बैंकर हैं पूरे इतिहास में। तो उन्होंने वॉलेटिलिटी जो क्रिएट करनी थी कर दी कि भैया इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो गए, हम कब कट करेंगे पता नहीं। पर ट्रेडेड प्राइसेस ऑफ यूएस 10 ईयर यील्ड आर इंडिकेटिंग नाउ कि एक नया ट्रेंड वापस वहां शुरू हो रहा है।
डॉलर इंडेक्स भी एक अच्छी खासी उछाल दे सकता है। और 2-4 दिन का जो भी छद्म रच ले नैस्डैक और S&P, इस वक्त हमारा ये गणित है, ये गणना है, S&P 500 1000 पॉइंट, नैस्डैक 4000 पॉइंट घटे और 400 पार की जो तेजी का सेलिब्रेशन होना बाकी है, उस भय में, ये भय है तेजी की आकांक्षा नहीं, तेजी का भय है कि मैं एक बार के लिए निफ्टी को 21,000 के नीचे नहीं देखना चाहता हूं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।